नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और दिल में दुख दुख तो हो ही रही होगी प्यारे दोस्त, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर शुरू है। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा हो, इस पेपर को जरूर देता है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को टारगेट करने वाले बच्चे भी इस पेपर में पूरा जोर लगाते हैं, तो यहां कंपटीशन और बढ़ जाता है। और आपको पता है कि पेपर बेशक 12th लेवल का है, लेकिन गणित और रीजनिंग जो पूछी जाएगी प्यारे भाई, उसका एक स्टैंडर्ड है। ठीक बच्चों, 30 सवाल आपके पेपर में मैथ्स के आएंगे और 30 में से 7 से 8 सवाल जरूर ऐसे होंगे जिनमें आपको दिमाग लगाना होगा, जिनमें आपको कैलकुलेशन के साथ खेलना होगा। अदरवाइज आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे प्यारे भाई। और उसी के लिए मैं आपको एग्जाम पेपर करवा रहा हूं। हमें अच्छी तरीके से पता है, और मैं आपको बता दूं कि जैसा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, बिल्कुल सेम वही पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। प्रीवियसर के सवाल ढेर सारे भर भर के आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग 100% पीवाईक्यू ही रिपीट होगा, एक एक चैप्टर एक एक सवाल। तो प्यारे बच्चों, मैं एग्जाम पेपर करवाता हूं हमेशा रेलवे के हर एग्जाम से पहले। ये एनटीपीसी 12th लेवल का दूसरा एग्जाम पेपर है, एक मैं करवा चुका हूं। ये सवाल लगाए बिना ना तो आप गणित में पूरा स्कोर कर पाओगे, ना रेलवे में आपको नौकरी मिलेगी। तो ये आपको करने ही करने हैं। बेस्ट एग्जाम पेपर हम पूरे यूट्यूब चैनल पे करवाते हैं। ध्यान से सुनना, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओ प्यारे बच्चों, टेस्ट रैंकिंग पे। बहुत होगी पढ़ाई, पढ़ने से बेटा कुछ नहीं होता, होता है प्रैक्टिस करने से। पढ़ाई का जो पिताजी है वो है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट लगाओ, आप यहां पे जाओगे तो हमने रेलवे के एनटीपीसी के प्रीवियस के मॉक टेस्ट यहां पे फ्री डाल रखे हैं। अब 2024 के अंडर ग्रेजुएट लेवल के 12th लेवल के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं बच्चों। 2025 में पेपर हुआ था, तो आप डेली एक एक मॉक टेस्ट यहां से लगाइए प्यारे बच्चों। एग्जाम में जाके सीधा एक्सपेरिमेंट करने से फेल हो जाओगे आप, ठीक है। और मैं आपको सोर्स बता दूं कि पेपर कहां से आने वाला है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो इस साल रेलवे ने 8 पेपर कराए हैं। रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, मैंने हर एक पेपर का जो है निचोड़ करवा रखा है। निचोड़ रेलवे का पेपर चलता है कई कई दिनों तक, बहुत सारी शिफ्ट होती है प्यारे बच्चे, इतने सवाल लगाना संभव नहीं है। पर ये जो सवाल है ये तो आपको करना ही करना है। और रेलवे ग्रुप डी के 101 शिफ्ट को मैंने 360 सवाल में करवाया है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर, जेई, टेक्नीशियन ग्रेड 3, एएलपी, पैरामेडिकल। अब आप देखिए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर में तो 750 सवाल आए थे ना, ये 300 बेस्ट सवाल हैं। इसमें से पूरा पेपर फंस जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ये सारी वीडियोस कर रखी है ना, एक भी सवाल उसको पेपर में अलग देखने को नहीं मिलेगा बच्चों, है ना। तो एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लगाओ और यहां से बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सारे सवाल कौन लगाने को कह रहा है, लेकिन बेस्ट क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे ना भाई, ठीक है। और ये एग्जाम पेपर मैं आपको करवा रहा हूं, लेवल बिल्कुल एग्जाम वाला ही है। तो सिलेक्शन के अगर आप वाकई में टारगेट कर रहे हैं तो 30 में से कम 26 या उससे ज्यादा सवाल इस टेस्ट में आपके सही होने चाहिए, वरना पेपर देने कोई फायदा नहीं बेटा, बाहर हो आप वैसे ही। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों पहले सवाल से। मैं हर सवाल का आपको सोर्स ही बताऊंगा कि किस एग्जाम का है और कब आया है, ठीक है बच्चों। आइए, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है प्यारे बच्चों। बताओ, अपने घर से सामान्य चाल की 3/7 चाल से चलते हुए लक्ष्य अपने कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट विलंबित हो जाता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है। उसके द्वारा अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। समझ में? लक्ष्य का काम है अपने घर से सुबह नहा धो के ऑफिस जाना। लक्ष्य को डिस्टेंस सेम ही जानी है, घर से ऑफिस। अगर डिस्टेंस दूरी सेम है तो स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। लक्ष्य ने जो अपनी चाल है उसको सामान्य चाल का 3/7 गुना कर दिया। लक्ष्य ने अपनी स्पीड कम कर दी तो लक्ष्य को समय ज्यादा लगेगा ऑफिस पहुंचने में। लक्ष्य ने अगर स्पीड 3/7 गुना कर दी है तो लक्ष्य को लगने वाला समय उल्टा 7/3 गुना हो जाएगा, रिवर्स रेशियो में, क्योंकि दूरी सेम है घर से ऑफिस तक की। यानी कि अगर लक्ष्य को पहले 3 यूनिट समय लगता था नॉर्मली, तो अब लक्ष्य को ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा? 7 यूनिट। यानी कि लक्ष्य को 4 यूनिट समय एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन सवाल के अनुसार लक्ष्य कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 20 मिनट।
कितना विलंब होता है अक्षय को? 20 मिनट। तो 4 की वैल्यू ही 20 मिनट है। सवाल में कितने गुना बच्चों? 5 गुना। तो लक्ष्य को सामान्य चाल से कितना जाने में समय लगता है ऑफिस? 3 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, 15 मिनट। अब बताओ कितना प्यारा सवाल है, और ये जरूर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, सेम ही लैंग्वेज पर आएगा। आइए चलते हैं सवाल नंबर 2। यदि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 13, तो आपसे पूछा है ए प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन ए प्लस 4 का होल क्यूब। सेम सवाल नहीं था पेपर में, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है ना, क्योंकि सेम सवाल तो मैं ऑलरेडी करवा चुका ना भाई इस बेस्ट 300 की वीडियो में, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल है मैंने सब में थोड़ा थोड़ा चेंज किया है बच्चों, ठीक है। आइए कैसे करेंगे अब? अलजेब्रा के सवाल को करने की एक स्पेशल टेक्निक है, वो टेक्निक पता नहीं होगी ये सवाल आपसे हिलेगा नहीं है बच्चों। फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन फॉर्मूला याद कर लेना काफी नहीं है। क्या पूछ रहा है भाई? ए प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 1 बटे ए प्लस 4 का होल क्यूब। परेशानी क्या है कि यहां पे सचिन क्या है? ये ए प्लस 4। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए प्यारे बच्चों, पता है आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि ये जो a प्लस 4 है, आप इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। कि माना a प्लस 4 बराबर x। अब इसका फायदा क्या होगा सुनिएगा प्यारे बच्चों। अब a प्लस 4 को अगर आपने x मान लिया तो हो गया x का क्यूब माइनस 1 बटे x का क्यूब। तो आपको केवल x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब खोजना है। एक खोजना है कि नहीं? अगर आपने a प्लस 4 को x मान लिया तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 उधर जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। सवाल में क्या दिया? ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 13, तो आप ए की जगह क्या रख दोगे? x माइनस 4। ए की जगह x माइनस 4 रखेंगे, x माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, प्लस ए की जगह क्या रखोगे बच्चों आप? x माइनस 4 बराबर 13। आप बोलोगे यस सर। तो प्यारे बच्चों ये बताओ x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 8x प्लस का x माइनस का 7x। ये बताइए 16 माइनस 4 13 इधर आएगा, 12 माइनस 13 कितना आ गया? माइनस का, इक्वल टू, बस सवाल खत्म। अगर आप यहां दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में x से डिवाइड कर दो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे x आएगा, ये माइनस 1 है, माइनस 1 को x से डिवाइड करेंगे माइनस 1 बटे x आएगा, ये माइनस 7x है, माइनस 7x को x से भाग करेंगे माइनस 7, माइनस 7 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो देखिए सवाल अपने आप सॉल्व हुआ। फिर जैसी आप ये चीज करोगे सवाल खुद को सॉल्व करेगा। x माइनस 1 बटे x क्या आ गया? 7। अब आपके अलजेब्रा की नॉलेज काम आएगी फॉर्मूले की। अगर x माइनस 1 बटे x 7 है प्यारे बच्चों, तो x क्यूब माइनस 1 बटे x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब प्लस 3k। 7 का क्यूब 343, 343 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 364। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताओ बढ़िया है तरीका, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये वाला सवाल करना है, और आपके पेपर में अलजेब्रा बहुत बढ़िया आता है। ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री हल्की आती है एनटीपीसी में, लेकिन अलजेब्रा अच्छा आता है। चलिए सवाल नंबर 3। अब ये सवाल करवा के मैं भी बोर हो लिया, हमारे सचिन भाई भी कर देख देख के बोर हो गए ये हैं, लेकिन आता ही ये तो करे क्या भाई हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, और यह व्यापारी 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, यानी कि 2 डिस्काउंट दे दिए लगातार। पहले व्यापारी एमआरपी पर 5% की छूट देता है, और लो फिर 14 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री, ये भी तो एक तरह की छूट है। इस प्रकार से व्यापारी को पूरे सौदे में 33% का लाभ होता है। कितना लाभ हुआ व्यापारी को? 33%। यह मानते हुए कि कस्टमर 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, कोई कस्टमर 14 वस्तु का पेमेंट कर रहा है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव है? यही है ना बच्चे। यानी कि सवाल में क्या पूछा है? मार्कअप परसेंटेज। ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट है कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का जो नेट इफेक्टिव है, जो सक्सेसिव चेंज है, वो लाभ प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, हमने मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी और आपने उसका अंकित मूल्य फिक्स करा है एमपी, तो सीपी से एमपी का रेशियो ये मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस आपने फिक्स कर दिया, मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद आपने अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया 5%, यानी कि 1/20।
1/20 डिस्काउंट का मतलब है 20 पे 1 की छूट, 20 का सामान की कीमत की रह गई 19। फिर व्यापारी हर 14 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री दे रहा है, कितना डिस्काउंट होता है बच्चों टोटल? व्यापारी ने कुल 14 प्लस 2 16 आर्टिकल दिए, 16 में से 14 आर्टिकल का पैसा लिया, 2 फ्री दिए, तो डिस्काउंट है 1/8। ये 1/8 डिस्काउंट है एक तरीके से। 1/8 डिस्काउंट का मतलब है कि 8 रुपए की सामान की कीमत घट के रहेगी 7, सीधी सीधी गुणा ही सक्सेसिव चेंज है। और इनका जो नेट है प्रॉफिट कितना है? 33%। 33% लाभ का मतलब है कि 100 रुपए के लागत मूल्य का सामान अंत में 133 में बिका। तो दिस शुड बी इक्वल, इक्वल कर देते हैं बच्चों, बताइए। ये तो पूरा ही कट गया, 19 सत्ते 133 से 133 है कि नहीं? और 20 से हमारा 100 कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो यानी कि यहां से एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया प्यारे बच्चे? ये 8 नीचे ऊपर चला जाएगा, 8/, अब रेशियो आते ही तो परसेंटेज निकल गया ना। यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसका मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है? तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 3/5, जो कि 60% होता है। 1/5 20%, 3/5 60% अधिक है। समझा ना? अच्छा सवाल है, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं है, एक स्टेप में लाना चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, है ना बच्चों। आइए सवाल नंबर है आपके सामने चौथा, रेलवे एनटीपीसी का ही बनाइए बच्चों। टाइम एंड वर्क का ये वाला सवाल बहुत पॉपुलर है आज के समय में। ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है पूरा। बी इज 80% लेस एफिशिएंट देन ए। बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है। बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है। सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। बी और सी 36 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, बी और सी। ए अकेले बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत बढ़िया। यह सवाल हल्का पड़ गया क्योंकि यहां दूसरी लाइन में बेटा, यहां ए बी सी तीनों की क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी ना। और किसी सवाल में एफिशिएंसी पता लग जाते तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता का मतलब है पर डे वर्क, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है। फिर सी की बी से 50% ज्यादा है। 50% 1/2। तो ऐसा कर लेते हैं, बी की एफिशिएंसी ए से 80% कम है। अगर ए की 10 है तो 10 का 80% यानी कि 8 कम करेंगे, बी की क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी ना। अगर ए की 10 है तो बी की 80% कम है, यानी कि 2 हो गई। सी की एफिशिएंसी बी से 50% ज्यादा। अगर बी की 2 है, 2 का 50% क्या होता है? 1। 2 से 1 ज्यादा है, सी की कितनी हो गई? 3। तो आसानी से रेशियो बन गया बच्चों। तो एबीसी तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो 10:2:3। पहली लाइन में बोला है ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन दिए, टोटल वर्क आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 10। ए काम करता है 90 दिन में पूरा। 90 दिन में कितना काम करेगा? 90 से गुणा, यानी कि 900। 900 टोटल वर्क आ गया प्यारे बच्चों। अब बी और सी 36 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5, ये ना सचिन? बी प्लस सी 36 दिन में कितना काम करेंगे? 36 से गुणा, 36 पंजे 100। 900 में से 180 काम बी और सी ने कर दिया, तो बचा काम कितना? 720। अब सवाल है आगे कि बचे काम को ए अकेले करता है, कितने दिन में पूरा करेगा? तो बचे काम को ए करेगा अकेला 10 एफिशिएंसी के साथ। तो ए 720 कुर्सी बनाएगा 10 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? 72 डेज में। आंसर आ गया बी। मुश्किल तो नहीं रहा कोई। आगे चलते ये बताएंगे बच्चे। पांचवा, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 110% अधिक अंकित करता है। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए? कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए दुकानदार को अगर दुकानदार 26% लाभ चाहता है? ये सवाल का डेटा बहुत आसान है, तरीके बहुत सारे हैं, पर डेटा आसान है तो 100 मान के कर लेंगे। जैसे मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 100, तो दुकानदार कितना मूल्य अंकित करता है? क्रय मूल्य से 110% अधिक। 100 से 110% ज्यादा कितना होता है? 210। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना है? 200। 26% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए? लाभ किस पे होता है? सीपी पे।
अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 पे 26% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 126 में। आप खुद बताओ, 210 रुपए के एमआरपी का सामान 126 में बेचेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे? रेशो ले लो, है कि नहीं सचिन? 21 से चला गया, 21 दुसाम 210 और 21 छिक्का 126। अल्टीमेटली 10 का सामान 6 में बिका, 4 की छूट होगी 10 पर, यानी कि 40%। तो आपको 40% डिस्काउंट देना पड़ेगा, डी ऑप्शन, है ना? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस वैरायटी के सवाल हो जाते हैं। सवाल नंबर 6, औसत चाल वाला क्वेश्चन लिख के ले लीजिए। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं होगी आपके पेपर की जिसमें एक सवाल एवरेज स्पीड का ना आए, 100% आएगा। मिस्टर क्यों 336 किलोमीटर, 925 किलोमीटर, 432 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 24 किलोमीटर पर आवर, 5 और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। मिस्टर क्यों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछिए। औसत चाल का मतलब होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। यहां मिस्टर क्यों अलग अलग दूरी जा रहे हैं अलग अलग स्पीड से, तो समय निकालना पड़ेगा। मिस्टर क्यों कुल कितनी दूरी गए भाइयों? 336 किलोमीटर प्लस 925 किलोमीटर प्लस 432 किलोमीटर। मिस्टर क्यों द्वारा चलेगी कुल दूरी है। मिस्टर क्यों को समय कितना लगा टोटल? अगर 336 किलोमीटर जाएंगे 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, समय कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 336 को 24 से भाग करेंगे, 24 एकम 24, 24 चौका 96, 14 घंटे, है ना? प्लस फिर 925 किलोमीटर जाएंगे 5 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 185 घंटे, ये है ना? 180 और फिर 5, 432 किलोमीटर जाएंगे 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 432 बटे 12, 12 तिये 36 और 7 12 छिन 72 घंटे। यानी कि मिस्टर क्यों इतने किलोमीटर की दूरी कुल चले हैं इतने आवर्स में, ये ना बच्चों, ठीक है? तो अब तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? सिंपल डिवाइड करना है, ऊपर क्या आएगा? 6 5 11 2 13 3 1 3 1 4 2 6 3 9 और 3 9 12 12 4 1693, सही हुआ ना सचिन? 3 और 1 4, हाँ ठीक है। 14 प्लस 36 50, 185 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 235 किलोमीटर पर आवर। ये आ गए प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा 235 सी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अब 235 है तो 235 अट्ठे तो जा नहीं पाएगा, तो एक ऑप्शन तो हट गया, इन्हीं में से है। अब ऊपर यूनिट डिजिट क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना? मैंने यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं वैसे तो केवल, क्योंकि नीचे तो 235 से डिवाइड हो ही नहीं रहा ऑप्शन से, आपको पता चल गया, ठीक है। अब इकाई का अंक मैच करो, 5 सत्ते 35, 5 प्लस 8, ये आंसर हो गया, खत्म। 5 सत्ते 35, 5 प्लस 1 6, 5 सत्ते 35, 5 प्लस 7 12, 2 आएगा यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन है जहां ऊपर इकाई का अंक 3 बनेगा आंसर, तो ऐसे करना है ये सवाल। 7वां क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, AC एंड BD आर टू कॉर्ड। केंद्र O वाले एक वृत्त में AC BD दो जीवाएं, AC BD आगे बढ़ाने पर E पर मिलती हैं। AB जो है वो व्यास है। एंगल AEB 36 डिग्री है, तो आपसे पूछा है एंगल DOC का माप बताओ, ठीक है ना बच्चों? बताइए जी। सर्कल का देखो, सर्कल तो SSC का भी फेवरेट है और रेलवे का भी फेवरेट है। सर्कल तो आपको मन से पढ़ना ही होता है। अब एक सर्कल का सेंटर हुआ, AC BD जीवाएं हैं लेकिन AB व्यास बनाना है, तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे चिन्ह, ऐसे, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर AB इस सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, तो सेंटर O इसी लाइन पे होगा, होगा कि नहीं होगा? अब AC BD जीवाएं आगे बढ़ाने पर E पर मिलती है, आगे बढ़ाने पर, तो ऐसे बना लेते हैं जी, जीवा हो गया ना। मान लीजिए कि ये जीवा है AC और ये जीवा थी, कॉर्ड थी BD। हमने AC को आगे बढ़ाया, हमने BD को आगे बढ़ाया, देखो यहां मिल गए पॉइंट E पर, मिल गए ना। सवाल में क्या बोला? एंगल AEB, यानी कि ये वाला एंगल 36 डिग्री का, और आपसे पूछा क्या प्यारे मित्र? DOC, DOC यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये
सेंटर पे बना एंगल, कौन से आर्क से? आर्क डीसी से, चाप डीसी से सेंटर पे बना एंगल। ठीक है ना बच्चों, चित्र बना के भी दे सकता है, पर यहां मेहनत करवाइए आपसे। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? देखो, जहां डायमीटर हो वहां 100% थ्योरम लगनी है कि सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? अर्धवृत्त में 100% थ्योरम लगेगी उस सवाल में जहां व्यास खींचा गया हो। आप ए से डी को मिला दीजिए, तो ये व्यास है ए बी, है सचिन? व्यास ए बी द्वारा सेमी सर्कल में बना ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये भी 90 है। आप बताओ, ये 90 है, ये 36 है, तो ये कितना बचा फिर? 90 माने 36 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना? 54। ये 54 डिग्री का आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें ये वाला एंगल निकालना है ना। ये जो एंगल आया है यही देखना था। अब बताओ, ये आर्क है सीडी, इस आर्क, इस चाप द्वारा, इसी चाप सीडी द्वारा परिधि पे एंगल बनना है 54 डिग्री, सी ए डी 54। तो इसी चाप से सेंटर पे बनना है सी ओ डी, तो सेंटर पे बना एंगल 54 का डबल होगा 100। आंसर सबको पता है। किसी आर्क, ये मान लीजिए सर्कल है, सर्कल के हम चाप ले लेते हैं। अगर यहां ये थीटा बन रहा है मान लीजिए सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर पे इसी चाप से जो एंगल बनेगा वो डबल बनेगा 2 थीटा। वही किया है कि नहीं? तो अच्छा सवाल है, लेकिन चित्र आपको बनाना है बस। आइए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का भारित माध्य ज्ञात कीजिए जिनका भार उन संख्याओं के ही बराबर है। Find the weighted mean of the first 5 natural number whose weights are equal to corresponding numbers. 5 संख्याओं का वेटेड मीन बताना है। पहले 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से? 1 2 3 4 5, उनका वेटेड मीन आपको बताना है। अगर उनका वेट जो है, उनका जो भार है, संख्याओं के ही बराबर है, तो भैया पहले तो दुनिया को यही नहीं पता कि वेटेड मीन क्या है सचिन? वेटेड मीन, तो वेटेड मीन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है प्यारे बच्चों, लिख लीजिए, या भारित माध्य सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? संख्याओं का वेट, है कि नहीं? अब यहां पे 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, तो उनके वेट का सम क्या आएगा? उनके वेट का सम आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्योंकि जो संख्याएं वही उनका वेट है। अब यहां पे संख्याओं और वेट की क्या करनी है? गुणा। पहली संख्या 1, उसका वेट भी 1 है, तो 1 × 1 क्या आएगा? 1 स्क्वायर। दूसरी संख्या है 2, उसका वेट भी 2, तो 2 की 2 में गुणा करेंगे 2 स्क्वायर, है ना? प्लस संख्या 3 है, 3 का वेट भी 3 है, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वेट को अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, कितनी बार वजन डाला गया है। संख्या 2 है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 4 को 4 बार लिखना है। तो ऊपर हमने सबको जोड़ लिया, नीचे डिवाइड कर लिया। अब आप बताओ बेटा, ये तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बेसिक से ही हो जाएगा ना। 25 16 9 25, 50 हो गया, 50 और ये 5 55, और नीचे कितना आ गया प्यारे भैया? 15 आ गया। 12 12 3 55 बटे 15 किससे चला गया? 5 से। 11 बटे, तो 11 बटे 3 इसका आंसर है। लो जी, कहां है? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आ सकता है, आपके में भी आ सकता है ना। स्टैटिक्स तो सिलेबस में है ही। सवाल नंबर 9, ये भी स्टैटिक्स का सवाल है। इफ द मोड ऑफ डाटा एक्सीड्स इट्स मीन बाय 33.6, किसी डेटा का मोड यानी कि बहुलक उसके मीन माध्य से 33.6 अधिक है, तो पूछा है देन द मोड एक्सीड्स द मीडियन बाय, मोड मीडियन से कितना अधिक होगा? इंप्रिकल फॉर्मूला से आंसर बताना। देखो इंप्रिकल फॉर्मूला सबको पता है, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है बच्चे, लेकिन ये एक रेलवे का स्पिरिचुअल सवाल है, ये मान लीजिए हर दूसरी शिफ्ट में डालता है। इंप्रिकल फॉर्मूला से भी आपको कैलकुलेशन के 2-3 स्टेप करने पड़ेंगे। डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक याद कर लो बच्चों, हमेशा इस सवाल को करने की बहुत मेरी बनाई हुई ट्रिक है, और आप सेकंड में इस सवाल कर सकते हो। देखो यही सवाल आएगा पेपर में। पहचाना कैसे कि मोड ही ज्यादा होगा? मोड जो है वो मीन से कितना ज्यादा है? 33.6। फिर पूछेगा मोड जो है बता दो मीडियन से कितना ज्यादा है कि नहीं? तो सवाल में आपको जो दिया है मोड इज एक्सीड्स बाय मीन,
यानी कि सवाल में क्या दिया है, मोड माइनस मीन, कितना 33.6। जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि मोड माध्यिका से कितना अधिक है, ये पूछा है ना, यानी कि मोड माइनस मीडियन। तो आप बताइए मोड मीन से 33.6 अधिक है तो मोड मीडियन से कितना अधिक है, 33.6 लिखना ही है आपको। बस इसको सिंपल गुणा कर दे 2/3 से, क्या कर दीजिए 2/3। क्या करना है इसका 2/3 करना है, क्या करना है 2/3, ये ध्यान रख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेशन के स्टेप बचेंगे, आपका टाइम बचेगा। 3 से जाएगा कितना 11.2, 11.2 का दुगुना 22.4, ये आंसर है बेटा, कोई काटने वाला नहीं है, बताएंगे। सवाल नंबर 10, एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि क्या बताना है बेसिकली, वॉल्यूम है ना। बेलनाकार बर्तन, इसके आधार की परिधि क्या होती है, सर्कल, सर्कल की क्या दे रखी है सरकमफेरेंस, हाइट है 25, क्या पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो भी आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, अगर आंसर बिल्कुल इंटीजर में है तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, 11 का मल्टीपल, 11 से कौन सा नंबर कटता है, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा है भाई, 3 9, ये 11 से नहीं कट रहा, ये आंसर आ गया, खत्म है ना, ये सॉल्व हो गया। आपको निपटाना ही है तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, बेलनाकार बर्तन है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का एरिया, ये ना सचिन। अब आप खुद सोचो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि कितनी है 44, उसका एरिया कितना होता है 154। ऐसा नहीं आपको रेडियस निकालने की जरूरत है, अब यहां पे परिधि 44 का 10 गुना कर दी, 440 सेंटीमीटर, तो एरिया 10 का स्क्वायर 100 गुना हो जाएगा। परिधि नापते सेंटीमीटर में, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सर्कल का एरिया डायरेक्ट आ जाएगा। जो बेलनाकार बर्तन है उसका बेस सर्कल का एरिया 15,400, हाइट कितनी है 25, ये किस में है सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, पूछा है लीटर में। आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, तो अगर आपको ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो भाई आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, तो आ जाएगा लीटर। बस कैलकुलेशन करेंगे, 25 से आपका प्यारे बच्चों कितनी बारी है, 0 से 0 कट गया, 15 40 को 4 से भाग देंगे, ये आ रहा है 385 लीटर। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पेपर में कुछ भी करना नहीं है, सीधा 11 का मल्टीपल चेक किया, आंसर आ गया। एक किराना विक्रेता को 68 रुपए पर केजी, 128 रुपए पर केजी की 2 किस्म के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 138 रुपए पर केजी पर बेचने से 38% का लाभ प्राप्त हो। एलिगेशन है ना, 2 टाइप के गेहूं को मिला रहे, पहले टाइप के गेहूं का दाम है 68 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के गेहूं का दाम है 128 रुपए पर केजी। मिलाने पे जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को जब आप 138 रुपए पर केजी में बेचते हैं तो 38% का लाभ होता है, मिश्रण का सेलिंग प्राइस है, तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा फिर 100, भाई 100 रुपए पे 38% लाभ होगा तभी तो 138 में बिकेगा, तो मिश्रण का सीपी 100 है। तो 2 टाइप के गेहूं जिनकी कीमत है 68 और 128 रुपए पर केजी, किस रेशियो में लाए कि मिश्रण का दाम क्या हो 100 रुपए पर केजी, तो लगाएंगे एलिगेशन क्या आएगा 28, और ये कितना आएगा बच्चों 32, 4 से चलाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 7 रेशियो, आंसर आ गया। आइए बच्चों, 80 संख्याओं का मीन 49 प्राप्त हुआ। गणना के समय 2 संख्याओं को गलती से 92 और 83 की जगह 69 और 74 मान लिया गया, तो आपसे पूछा करेक्ट मीन क्या है, करेक्ट एवरेज क्या है। यह एवरेज का बहुत पॉपुलर सवाल है कि नहीं सचिन। हम 80 संख्याओं का निकालें एवरेज, एवरेज कितना आया 49, मीन या एवरेज एक ही बात है, लेकिन ये सही नहीं है, इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि 2 संख्याओं को जब हम लिख रहे थे तो हमने गलती से 92 और 83 की बजाय हमने गलती से क्या चढ़ा दिया, वो 69 और 74 चढ़ा दिया, गलती से 92 और 83 की बजाय, है ना। तो अगर सही एवरेज निकालना है तो हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, तो गलती सुधारने के लिए हमें 69 को करेक्ट करना पड़ेगा 92, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा 23,
दूसरी संख्या 74 को 83 करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो पहली संख्या 23 बढ़ाएंगे, दूसरी 9, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 32। टोटल आपका 32 बढ़ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? कितनी संख्याओं का? 80 संख्याओं का टोटल 32 बढ़ जाएगा। एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 0.4। तो नया एवरेज आ जाएगा 49 से 0.4 बढ़ के 49.4। अच्छा सवाल, बेस्ट टेक्निक है करने की। इन ए फैक्ट्री द एवरेज डेली वेज ऑफ 12 स्किल्ड वर्कर एंड 18 अनस्किल्ड वर्कर इज 604। एक फैक्ट्री में 12 तो बढ़िया कुशल वर्कर है और 18 अनस्किल्ड है, उनकी ज्यादा स्किल नहीं है काम करने की। एवरेज सैलरी कितनी है उनकी? एवरेज वेज 604। एवरेज वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 754। तो आपसे पूछा एवरेज वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, अकुशल श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। यही सवाल है बच्चों। देखिए, एक फैक्ट्री में स्किल्ड वर्कर भी हैं सचिन, और एक फैक्ट्री में अनस्किल्ड वर्कर भी हैं, अकुशल श्रमिक भी हैं। अब इनका एवरेज वेज यानी कि इनकी डेली की मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी कैसे निकालते हैं भैया? जैसे 12 लोग काम कर रहे हैं, 12 लोगों की टोटल जोड़ो, 12 से डिवाइड कर दो, लोगों की संख्या को बेस मान के। तो यहां एलिगेशन बिल्कुल आराम से लग जाएगा। अगर आप एवरेज मजदूरी पे, दैनिक मजदूरी पे एलिगेशन लगाओगे तो लोगों की संख्या का रेशियो आएगा। तो एक फैक्ट्री में 12 तो स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर कितने? 18। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की संख्या का रेशियो कितना है? 6 दूनी 12, 6 तिया 2 रेशियो 3। ये सचिन सवाल के अनुसार जो यहां पे कुशल वर्कर हैं, जो स्किल्ड वर्कर है, उनकी एवरेज सैलरी है 754। तो आपसे क्या पूछा है? अनस्किल्ड वर्कर की जो है औसत मजदूरी पूछी है, जबकि सारे के सारे कारखाने में काम करने वाले 12 कुशल और 18 अकुशल की, स्किल्ड और अनस्किल्ड, सबके मिलाकर जो एवरेज वेज है वो कितना है? 604 रुपए। हो गया ना एलिगेशन सेट? बताओ, 754 में से 604 घटाएंगे कितना आएगा? 150। 3 की वैल्यू 150 है, 50 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 50 गुना आ जाएगी, 100। बताओ, ये 604 मीन वैल्यू से ज्यादा है, 754 है ना, तो मीन वैल्यू से कम होगा। 604 से कितना कम होगा? 100। तो कितना आ गया? 504 रुपए एवरेज मजदूरी आ गई, किसकी? अनस्किल्ड वर्कर की। डी ऑप्शन सही है ना? यदि P प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो ये बताइए क्या आएगा? P प्लस क्यू प्लस आर 0 है तो Z की पावर दिस Z की पावर 3 बनेगा। अच्छा सवाल है अलजेब्रा का, दिखना चाहिए भाई। गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। P प्लस क्यू प्लस आर 0 है, Z की पावर, ये भी Z की पावर, ये Z की पावर है सचिन, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? Z की पावर P स्क्वायर बटे क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटे आर पी प्लस आर स्क्वायर बटे पी क्यू। अब ये जो चीज है ये स्पेशल है, ये सवाल आता है अलग से। यहां बस Z की पावर चढ़ा के आपको पागल बना दिया। अगर आप देखेंगे प्यारे भाइयों तो ये Z की पावर यहां पी क्यू आर एलसीएम आ जाएगा ना, पी क्यू आर एलसीएम, ये क्यू आर है तो क्या आएगा? पी क्यूब। ये आर पी है तो क्या हो जाएगा? क्यू क्यूब। ये पी क्यू है तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि अगर P प्लस क्यू प्लस आर 0 है, P प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या है? 3PQR है कि नहीं? ये 3PQR है, और नीचे क्या है? PQR। ये PQR कट गया तो क्या बचा? Z की पावर 3। लेकिन ये सब मेंटली करने वाली चीजें, लिखना थोड़ा ना ये है ना बच्चों, आसान है। आइए 15वां सवाल। एक आदमी स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। उसे धारा की दिशा में 11 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटों में? बहुत बढ़िया। एक आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है सचिन? एक्स का मान 8, धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू 3। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस वाई, 8 प्लस 3 11। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? धारा के विपरीत चाल, एक्स माइनस वाई, 8 माइनस 3। अगर कोई आदमी धारा की दिशा में या डाउनस्ट्रीम 11 किलोमीटर जाएगा, डाउनस्ट्रीम 11 किलोमीटर जाएगा कितनी चाल से? 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 11 किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 1 घंटे लगेगा।
15 किलोमीटर जाएगा धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे लगेगा। तो टोटल समय कितना लगेगा उसे? 4 घंटे। खत्म, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है, अब रेलवे 2025 के पेपर तो निपट लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है रेलवे 2026 की तैयारी करने का, क्योंकि अगस्त के बाद जैसे भी 2025 के लगातार पेपर हुए, रेलवे ने मौका भी नहीं दिया सांस लेने का। ऐसे ही 2026 का पूरा कैलेंडर चलेगा प्यारे भाई, 2027 के मिड तक चलेगा वो, समझे ना भाई। तो अभी से तैयारी करो बढ़िया कंटेंट के साथ। आप यूट्यूब पे मन आए थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, वो टूटी फूटी तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता। एक बार में टिक के मजबूत पढ़ो। रेलवे फाउंडेशन 4.0 बैच जिसकी जो है लाइव क्लास चालू हो गई है हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर, बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके, और बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, ठीक है, और अपने कंटेंट पे काम करते हैं प्यारे भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं, समय आपका बचता, आपको टेस्ट भी हमने दे रखे हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, और बहुत थोड़ी सी फीस में आपको जो है बैच मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। आओ, एक दुकानदार ने 300 रुपए पर दर्जन की दर से 67 दर्जन वस्तुएं खरीदी, ठीक है सचिन। उसने प्रत्येक वस्तु को 34 रुपए की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आदमी को कितना लाभ हुआ, यही सवाल है ना। अच्छा है भाई, एक आदमी ने 300 रुपए पर दर्जन की दर से कितनी वस्तु खरीदी है? 67 दर्जन। उसने प्रत्येक वस्तु को 34 रुपए दर से बेचा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, चाहे तो आप एक वस्तु पे बात कर लो सचिन, या एक दर्जन पे बात कर लो, दोनों से आ जाएगा, है ना। ये मान लीजिए कि उसने एक दर्जन वस्तु खरीदी कितने की है, और ये पता कर लीजिए कि एक दर्जन वस्तु बेची कितने की। तो वी आर फोकसिंग ऑन एक दर्जन। अगर आप यहां प्रश्न को अच्छे समझे तो एक आदमी ने 300 रुपए पर दर्जन के हिसाब से कितनी वस्तु खरीदी है? 67 दर्जन। ये 300 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदी है, यानी कि एक वस्तु की कीमत, एक दर्जन वस्तु की कीमत कितनी है? जब बेचने की बारी आती है तो हर वस्तु कितने की बेच रहा है? उसने प्रत्येक वस्तु 34 रुपए की दर से बेचा। प्रत्येक हर एक वस्तु 34 की बेच रहा है। अगर हर एक वस्तु 34 रुपए की बेच रहा है तो एक दर्जन यानी कि 12 वस्तु कितने की बेचेगा? 12 से 12 वस्तु इतने रुपए की खरीदी है 300 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, हर 12 वस्तु इतने की बेच रहा है। लाभ कितना हुआ? रेशियो। इसकी कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना जरूरत। ठीक बच्चे, चलिए बताओ, ये 12 से आपका कटी गया भैया 300 कितनी बार? 25 बार। अल्टीमेटली 25 का सामान 34 में बिका, कितना प्रॉफिट हुआ? 9 का 25 पर 1/25 4%, 9/25 कितना आ गया? 36% का लाभ है। डी ऑप्शन देखो, निपट गए सवाल आसानी से। करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 17। रुपेश की सैलरी 18,000 रुपया महीना है, घर के किराए पर 5,000 रुपए, बिलों पर 25 रुपए खर्च करता है, बाकी बची रकम उसकी मंथली बचत होती है, बाकी पैसा वो महीने में एंड में बचा लेता है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। यदि अपने जन्मदिन वाले महीने में उसने पूरी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी हो, बताओ। सवाल यह है कि बताओ प्यारे भाई कि जन्मदिन वाले महीने में अगर उसने पूरा का पूरा जो है पैसा क्या कर दिया? उड़ा दिया बर्थडे पार्टी में, तो उसकी एक साल में बचत ज्ञात कीजिए। एक साल में कितने महीने होते हैं सचिन? 12 महीने। 12 महीने में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है। एक महीने जन्मदिन आया, उस महीने पूरी बचत उड़ा दी, यानी कि उसने बचत केवल 11 महीने करी है कि नहीं? तो 11 महीने की बचत पूछे तो आंसर 11 का मल्टीपल आएगा। ये 11 से कटता, ये नहीं कटता, ये भी नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, आंसर आ गया पहला ऑप्शन। खत्म है कि नहीं बच्चे? बाकी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सॉल्व होगा। एक आदमी की रुपीस की सैलरी कितने? 18,000 रुपए महीना। वो क्या करता है रुपेश? 5,000 रुपए घर के किराए पर, बाकी बिल 25 रुपए के चुका देता है, यानी कि हर महीने कितने खर्च कर रहा है? 18,000 में से 7500।
18,000 में से 7500 हर महीने खर्च कर रहा है, तो बचा कितना? 10,500। तो हर महीने 10,500 रुपए बचाता है, लेकिन एक साल में 11 महीने ही बचा पाता है। तो एक साल की बचत कितनी होगी? 10,500 को 11 से गुणा करेंगे, आ गया 11,55,00। तो अच्छा यूनिक क्वेश्चन है। चलिए सवाल नंबर 18। 12 स्टूडेंट्स द्वारा पूर्णांक 50 में से प्राप्त अंक क्रम से दिए गए, उनकी माध्यिका बताओ। ये 12 स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं 50 में से, क्या बताना है? मीडियन। अब आप खुद मुझे बताओ कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब बीचों बीच की संख्या। कितने स्टूडेंट हैं? ये 12। 12 स्टूडेंट है तो आप इनके मार्क्स क्या लिखोगे? बढ़ते क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में। 12 स्टूडेंट है तो 12 का आधा क्या होता है? 6। तो छठवें और सातवें स्टूडेंट, छठवां और सातवें स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे उनका क्या लेना है आपको? एवरेज। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे कम मुझे छठे और सातवें स्टूडेंट के मार्क्स है, सबसे कम क्या दिख रहा है? 15। 15 के बाद 16, 15 के बाद 16, 16 के बाद आएगा आपका 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद 24। ये आगे बच्चे तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। 5 के बाद छठा 25 और सातवां भी। तो छठे स्टूडेंट के मार्क्स भी 25 हैं, सातवें स्टूडेंट्स के मार्क्स भी 25 हैं, और इनका एवरेज भी 25 ही आ जाएगा। तो मीडियन भी क्या आ गई? 20। आसान सवाल। आइए बच्चे सवाल नंबर 19। द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 15,000। एक रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस है 15,000 रुपए। इट इज सोल्ड टू ए रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 32% एंड 40%। ओके, the retailer wants to earn a profit of 45% on its cost after allowing a 49% discount on its new list price to the customer. At what price should he list the refrigerator? उसे रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस क्या रखनी चाहिए? लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही बात है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, पहले तो समझ में ही आना चाहिए कि है क्या सवाल। एक रिटेलर है, रिटेलर यानी कि प्यारे बच्चों एक थोक विक्रेता है मान लीजिए, ठीक है बच्चों। रिटेलर, रिटेलर भी अपने घर में तो फ्रिज नहीं बनाता, रिटेलर भी गोदाम से जाके फ्रिज खरीद के लाता है। तो रिटेलर एक फ्रिज खरीद के ला रहा है जिसका लिस्ट प्राइस कितना है? 15,000 रुपए। रिटेलर को यह फ्रिज बेचा गया है 32% और 40% के 2 डिस्काउंट के बाद, है ना सचिन? यही है। तो रिटेलर एक जगह गया फ्रिज खरीदने, फ्रिज का लिस्ट प्राइस कितना है? 15,000। रिटेलर को ये फ्रिज बेचा गया है 32% 40% के डिस्काउंट के बाद। 15,000 पे 32% डिस्काउंट मिलेगा तो कीमत रह जाएगी 68%.68। ये सचिन। फिर 40% डिस्काउंट मिलेगा, 100% को 40% कम कर दो, कीमत रह जाएगी 60%.6। यानी कि रिटेलर ने ये रेफ्रिजरेटर इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में रिटेलर ने रेफ्रिजरेटर खरीदा। अब खरीदने के बाद रिटेलर ने अपनी दुकान में, अपने शोरूम में आके लगा दिया। रिटेलर ये चाहता है कि भैया मुझे 45% का प्रॉफिट हो अपने कॉस्ट पे। रिटेलर में इतने में खरीदा है, इस कॉस्ट पे रिटेलर कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? 45%। 49% डिस्काउंट देके तो रिटेलर ने एक नया लिस्ट प्राइस लगाया। रिटेलर ने गोदाम का हटा दिया और अपना नया लिस्ट प्राइस फिक्स करा इस तरीके से कि उस नए लिस्ट प्राइस पर 49% डिस्काउंट के बावजूद भी रिटेलर कितना प्रॉफिट कमाए? 45%। तो वही पूछा है कि क्या लिस्ट प्राइस उसको रखना चाहिए, है कि नहीं? तो अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया ना। अब आप खुद बताओ कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा, है सचिन? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है? 49। 100 माइनस 49, प्रॉफिट कितना है? 100 प्लस 45, 100। प्रॉफिट 45%। ये कट रहा है किसी से? कट नहीं रहा यार, ये तो है ना। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यानी कि नया कॉस्ट प्राइस अगर 51 यूनिट है तो एमआरपी कितना फिक्स करना पड़ेगा? अब देखिए यहां पे, सॉरी, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो एमआरपी 51 यूनिट की वैल्यू है, तो आपसे एमआरपी या लिस्ट प्राइस 145 यूनिट की वैल्यू पूछिए। इतना सा सवाल है कि नहीं बताओ बच्चों? 145 यानी कि 29 पंजे 145, 29 पंजे। पहली बात तो 5 से कटेगा, 29 से कटने वाला नंबर देखो, ये नंबर 29 से कटता है, 29 छिक्का 174 आंसर है कि नहीं? 29 छिक्का 174।
74। ये 17,325 नहीं कट पाएगा, है कि नहीं बच्चे? तो ऑप्शन आ गया ए। ऑप्शन से बाकी आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे कि दशमलव से 0.30 कट गया, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 145 मतलब 29 का मल्टीपल, 29 पंजे 145, एक ही ऑप्शन है और 5 आएगा, है कि नहीं भाई? सवाल नंबर 20। तांबे के एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर तार में ढाला जाता है। अगर तार का व्यास 0.5 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई क्या है? आंसर किसमें बताना है बच्चों? मीटर में। ठीक है, देखो प्यारे भाई, एक तांबे के गोले को पिघला के तार बना दिया, तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं? पिघलाने वाले में वॉल्यूम सेम करते हैं, आयतन, है कि नहीं बच्चों? तार जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या चीज होती है? मैं आपसे पूछूं, तार क्या शेप है? तार एक सिलेंडर की शेप होती है जिसकी रेडियस बहुत कम है, लंबाई बहुत ज्यादा, लेकिन है वो सिलेंडर ही। अब यहां पे गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो गोले की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको पिला के तार बनाया गया, तार का व्यास 0.5 है। व्यास 0.5 यानी कि 1/2, 0.5 मतलब 1/2 व्यास है, डायमीटर, रेडियस क्या आएगी? 1/2 का भी आधा, यानी कि 1/4। तार की लंबाई पूछिए। तो यहां पे जो तार बनाया गया, इस तार का जो ये बेस, ये सर्कल ही होगा ना, इसकी रेडियस कितनी? 1/, आपसे क्या पूछे? तार की लंबाई। वॉल्यूम सेम करते हैं। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब, सॉरी हाँ 3 का क्यूब ना, बराबर यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना? 1/4 का स्क्वायर, 1 इंटू यहां पे एल लेंगे, क्योंकि लंबाई है ना, तार की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। पाई से पाई कट गया, 3 से चलिए हमारा 1, यहां पे 3 भी कट गया, तो क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 गुणा 16 सेंटीमीटर। ये किस में आ गया? क्योंकि यहां पे सब कुछ सेंटीमीटर, आंसर मीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से तो 36 गुणा 16 कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहां पे 576, 5.76 मीटर। क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5.76 मीटर। अगला सवाल, 8 अंकीय संख्या के 4 से विभाज्य होने के लिए ए का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू ए सो दैट दिस 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। इसके आखिर के 2 अंक है 0.8, यानी कि ये संख्या 4 से कटेगी कन्फर्म, चाहे ए का मान कुछ भी रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 से कटनी है। तो ए की अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हो फिर आप? 9, क्योंकि किसी डिजिट का मान 9 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या है? 9। मतलब ये फर्जी सवाल रेलवे पूछ रहा है ना, लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं है बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बताइए बच्चे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चे जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये फॉर्म होना चाहिए ना भाई। यहां x की पावर कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी कि a का मान 0 नहीं होगा कभी भी, है ना। x की हाईएस्ट पावर 2 आएगी ही आएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सचिन, है ना। x गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर ये भी है, 3x स्क्वायर ये भी है, ये वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। पता है क्यों? कि जब आप यहां गुणा करेंगे तो x गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी कि x की पावर 2 आएगी नहीं, x की पावर 1 ही आएगी, तो इसलिए ये आंसर बने नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी सब में x की हाईएस्ट पावर 2 है। सवाल नंबर 23, दो व्यक्ति एक मीनार के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़े हैं, वे कोणों को क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री नापते हैं। यदि मीनार की हाइट 100 मीटर है तो दोनों आदमियों के बीच की अनुमानित दूरी क्या है? दे मेजर द एंगल है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, मान लो कि ये है सड़क है बच्चे, अब इसके बीच में मान लीजिए कि ये टावर है या मीनार है ना। अब 2 आदमी खड़े, एक आदमी खड़ा है यहां पर ए, दूसरा आदमी खड़ा है यहां पर बी। तो यहां पे बोला मीनार की हाइट कितनी है बच्चों? 100 मीटर, यही बोला है ना। तो वो एक कोणों को, अगर आदमी इस मीनार को देखेगा तो एक आदमी का तो एंगल है 30 डिग्री, ये बेसिकल एलिवेशन एंगल कह रहे हैं, और दूसरे का है इस तरीके से
तो आदमियों के बीच की दूरी क्या है? मीनार के विपरीत दिशा में खड़े ना, ये विपरीत हो गया, एक लेफ्ट एक राइट बोला ना सवाल में। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है, तो बहुत आसान सवाल भाई, 30 60 90 डिग्री का कंसेप्ट है ना। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना। ये 90 है, 30 है, 60 है। आप बताओ, अगर 30 डिग्री के सामने 100 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? 100 √3। ऐसे ही अगर 60 डिग्री के सामने 100 मीटर है, तो 30 डिग्री है। √3 यूनिट के लिए 100 है, तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 100/√3 ये आएगा। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है ना। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 100/√3। दोनों आदमियों के बीच की दूरी क्या आएगी? जोड़ देंगे तो 100 √3 गुणा √3, 300 प्लस 100, 400/√3 आ गया सचिन। तो 400/√3 मीटर। लेकिन अप्रोक्स में कैलकुलेशन करके बताना है, तो नीचे से रूट हटाना बहुत जरूरी है। तो 400 गुणा √3/3। √3 कितना होता है? 1.73। √3 की वैल्यू होती है आपकी अप्रोक्स 1.7। 1.73 का 400 गुना कितना आ जाएगा? 680 और 692 है ना। 692/3 आ गए प्यारे बच्चों। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? लगभग ये 263, ये 231 के करीब आएगा। यानी कि आंसर क्या है? ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आ गया 230 मीटर। चलिए आगे चलते, अगला सवाल नंबर 24 बनाओ। दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 29 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल उसे 29 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा घंटे में? पता नहीं क्यों बना रहा है यार रेलवे का एग्जामिनर ये सवाल, और रज रज के बना रहा भाई। इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है ये क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल यही है। अब यहां पे देखिए, दो नल है, पहला नल एक जो है टंकी 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 29 घंटे में, यही है ना। तीसरा नल उसे 29 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं तीनों नल एक साथ चला दूंगा तो आप ये देखो, ये वाला 29 घंटे में भर सकता है, 29 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? बराबर, सेम टाइम लेते हैं। यानी कि जितना पानी भरेगा इस साथ साथ उतना खाली करता रहेगा। तो तीनों अगर मैं चलाऊंगा तो इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि केवल पहला पाइप ही टंकी भरेगा, जो अकेले 4 घंटे में भर सकता है। तो टंकी भर जाएगी पूरी 4 घंटे में। लेकिन पूछा है 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, तो समय भी 4 घंटे का 1/4 1 घंटे लगेगा, है कि नहीं। कुछ भी नहीं था, समझ में आया है? बताइए 25वां सवाल। यदि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 है, तो इसका मान क्या होगा? बहुत ही बढ़िया स्पेशल केस है ये, स्पेशल है कि नहीं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख के बता देता हूं, चलिए। कि अगर आपको कभी भी ऐसी चीज दिखे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, तो बिल्कुल आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। यहां ए बी सी की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ट्रिपलेट बनाए, आपस में क्या बनाए? ट्रिपलेट। यानी कि a² प्लस b² बराबर क्या होना चाहिए? c²। ए बी सी आपस में ट्रिपलेट बनाएं, जैसे कि यहां देखती पता लग गया 3 4 5। अगर ऐसा है तो साइन थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। यानी कि जैसे यहां पे लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण है हाइपोटेनस है 5। अब जो मर्जी वो पूछ ले, हो गया कि नहीं? सब कुछ पता चल गया। 4 tan थीटा, tan थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस 3/4 प्लस 3 cot थीटा, cot थीटा आ जाएगा उल्टा प्यारे बच्चों 4/3। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 3 + 4 7 आंसर है, ठीक है ना। अगला सवाल। यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, धारा की चाल 3 किलोमीटर/आवर है, तो नाव को धारा के अनुदिश यानी कि डाउनस्ट्रीम 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? इससे आसान कुछ सवाल है क्या? एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान कितना है? 12 किलोमीटर/आवर। धारा की चाल y का मान कितना है? 3 किलोमीटर/आवर। नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? x + y।
डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, 12 + 3 15 किलोमीटर पर आवर। ये सचिन, तो पूछा है नाव को 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा, क्या समय लगेगा, 4 घंटे। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, ये आंसर आ गया प्यारे भाई। चलिए बताइए, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी को 2790 में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। व्हाट द रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम, चीनी की पर केजी घटी हुई कीमत क्या है, चीनी का दाम घट चुका है, 1 किलो चीनी की घटी हुई कीमत कितनी है, बताइए बच्चों। देखो सुनो, एक आदमी के पास 2790 रुपए, 2790 रुपए लेके जाए दुकान में तो लाला जी से चीनी खरीद के ले आएगा। लेकिन 2790 रुपए जब वो लेके जाता है तो चीनी की कीमत 10% घट गई। तो जो चीनी की दाम 10% कम हो चुका है, लेकिन आदमी तो पैसा पूरा दे रहा है 2790, उसकी वजह से उस आदमी को 6.2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली। तो आप एक बात बताओ कि आदमी को ये जो 6.2 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली है वो क्यों मिली है, चीनी का दाम 10% कम हो जाने की वजह से। अगर 10% चीनी का दाम कम ही नहीं होता तो ये चीनी एक्स्ट्रा मिलती नहीं है कि नहीं सचिन। और ये जो चीनी एक्स्ट्रा मिली है किस कीमत पर मिली होगी, घटी हुई कीमत पर। पहले तो बढ़ रही थी कीमत, अब घट गई है, यानी कि 6.2 किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत क्या होगी बच्चों, बताओ डायरेक्ट है सचिन, क्या होगी, 2790 का 10% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे बेहतरीन ट्रिक इस सवाल को करने की दुनिया में नहीं है कि नहीं बच्चों। क्योंकि एक आदमी 2790 लेके जाता है, चीनी अगर 10% सस्ती हो गई चीनी की कीमत, उसी की वजह से आदमी को 6.2 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली है। तो 6.2 किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत है ये रे, 1 किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत क्या आएगी, 6.2 से डिवाइड कर देंगे, आ गया ना। अब परसेंटेज से तो आपके 2 जीरो कट ही गया, ठीक है भैया। चल दशमलव से फिर से 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 31 दूनी 62 और 31 से जा रहा है ये 9 बार, तो 90/2 कितना आ गया, 45 रुपए पर केजी। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 28। करो, ये बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सचिन। ग्रुप ए में 42 सदस्य है, ग्रुप बी में 31 सदस्य है, ग्रुप सी में 32 सदस्य है। 3 अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं लोगों के, उसमें अलग अलग लोग हैं, है ना। इन सभी ग्रुप के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, सारे ग्रुप उठ के रेस्टोरेंट में गए। ग्रुप एबीसी के प्रत्येक सदस्य द्वारा खर्च की गई औसत राशि 335 रुपए, 103 रुपए और 271 रुपए। ग्रुप ए के हर सदस्य ने कितना पैसा खर्च किया, 335। ग्रुप बी का हर एक मेंबर 103 रुपए, ग्रुप सी का हर मेंबर 271 रुपए अपने खाने की थाली पे खर्च करता है। तो आपसे पूछा प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि, यानी कि तीनों ग्रुपों के कुल मेंबर्स ने मिला के ऑन एन एवरेज कितना पैसा खर्च किया रेस्टोरेंट में, यानी कि तीनों ग्रुप्स का एवरेज पूछा है, ये ना बच्चे। तो आप बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि तीनों ग्रुप्स के लोग मिलाकर टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं। टोटल खर्चे को कुल लोगों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। आप बताओ, ग्रुप ए में 42 मेंबर हैं बच्चे, ग्रुप ए का एवरेज खर्चा कितना है, 335 रुपए। अगर ग्रुप ए का एवरेज खर्चा 335 रुपए है तो 42 मेंबर्स ने कितना पैसा खर्च किया होगा, 335 गुणा 42। ऐसी ग्रुप बी में 31 मेंबर हैं जिनका एवरेज खर्चा 103 है, 103 रुपए हर एक आदमी खर्च कर रहा है ग्रुप बी का, 31 मेंबर्स कितने खर्च करेंगे, 31 से गुणा। ग्रुप सी में 32 मेंबर है, एवरेज खर्चा 271 है, 32 लोगों का, कुल खर्चा कितना आएगा, 271 गुणा 32, यानी कि तीनों ग्रुप्स के सभी लोगों का मिलाकर टोटल खर्चा इतने रुपए का हुआ है कि नहीं बच्चों। ये आ गया टोटल खर्चा। टोटल खर्चा इतने रुपए, कितने लोगों का प्यारे बच्चों, डिवाइड कर देंगे लोगों की संख्या से। ग्रुप ए के 42 मेंबर्स हैं, ग्रुप बी के 31 और ग्रुप सी के 32 है। ये आया, ये कैलकुलेशन कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप देखो प्यारे बच्चों कि जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये कोई आसान काम तो है नहीं, आसान काम है क्या।
तो हम सबसे पहले जैसे हर ऑप्शन के यूनिट डिजिट क्या दिख रहे हैं, अलग अलग क्या मैच कर लेते हैं, यूनिट डिजिट मैच करते हैं। 5 दूनी, ऊपर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, 0, और यहां 3 एकम 3, और ये 1 दूनी 2, नीचे यूनिट डिजिट क्या है 2, और 1 3 2 5, तो 3 + 2 5/5 आ गया ना। ऊपर भी इकाई का अंक 5 है और नीचे भी, तो 5 एकम 5 भी पढ़ा जा सकता है, 5 तिया 15 भी जा सकता है, 5 सत्ते 35 भी जा सकता है, 5 नाम 45 भी जा सकता है, पर 5 अट्टे 40 या 5 दूनी 10 नहीं जाएगा। 2 ऑप्शन में मैं फंस गया, बी ऑप्शन में, और लेकिन 2 ऑप्शन तो हट गए ना बच्चे, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। तो फिर मेरे पास एक और रास्ता बचता है कि मैं क्या लगा लूं यहां पे, डिजिटल सम। क्या लगा लूं, डिजिटल सम लगा लेते। ये करना पड़ेगा आपको पेपर में, नहीं कर पा रहे बच्चे ये वाला सवाल, है कि नहीं भाई, अच्छा सवाल है। ऊपर बताओ डिजिटल सम क्या है, 3 और 3 6 और 5 11 का मतलब 2, 4 दूनी 4 + 2 2 छिक्का 12, 12 यानी कि 3, 103 का डिजिटल सम 4 और 3 + 1 4 चौक 16 यानी कि 7। 271 का कितना आएगा, 2 7 9 हट गया, 3 और 2 5 एकम, नीचे क्या है भैया 4 2 6, 3 और 1 3 2, तो ऊपर आ गया 3 और 7 10 10 5 15 का 6, नीचे आ गया 6 4 10 5, 15 का डिजिटल सम भी आपका 6 आ गया। अब 6 से 6 काट दिए यानी कि 1, तो यानी कि डिजिटल सम क्या बनना चाहिए 1। अब बताओ किस ऑप्शन का बनना है, 2 4 6 और 7 13, 13 का मतलब 4, और यहां पे 9 2 4 6, 6 गड़बड़ कर दी क्या हमने कुछ, एक बार चेक कर लेते। 3 3 6 5 11, 11 मतलब 4 2, तो 2 छिक्का 12 यानी कि 3 हो गया, 3 और 1 4, और ये 1 और 3 4 चौक 16 7 हो गया। यहाँ पे ये 2 7 9 हटा दे, 3 और 2 5, 5 एकम 4 2 6, 3 और 1 4 3 2, तो 3 7 10 10 5 15, 15 के अंकों का योग 6, 6 4 10 5 15, 15 के अंकों का योग भी 6, तो ऊपर भी 3 का मल्टीपल है, नीचे भी 3 का मल्टीपल है। तो अगर मैं काटूंगा तो यहां पे डिजिटल सम कुछ भी आ सकता है। क्योंकि नो, देखो भाई आंसर ये मैंने गड़बड़ यहां पे लिख दिया, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला 247। देखो डिजिटल सम अगर नीचे 3 आ जाए या नीचे 6 आ जाए या नीचे 9 आ जाए तो दिक्कत करता है ना। अब जैसे ऊपर भी डिजिटल सम क्या बन गया 6, और नीचे भी डिजिटल सम क्या बन गया 6। अब आप बताओ अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं सचिन, तो भी 6 एकम 6 डिजिटल सम बनेगा ऊपर। अगर मैं यहां पे 4 रखता हूं तो 6 चौक 24, तो भी तो ऊपर डिजिटल सम 6 रहेगा। 6 चौक 24 का अंकों का योग भी तो 2 4 6 रहेगा कि नहीं। अब यहां पे अगर हम देखें तो 2 7 9 डिजिटल सम कितना बनना है 4 4 बनना है, तो 6 चौक 24 ऊपर 6 डिजिटल सम रहेगा, 6 चौक 24, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर 6 डिजिटल सम रहेगा। अगर ये वाला ऑप्शन मानते हैं तो यहां क्या हो रहा है 2 + 4 6। अगर यहां पे डिजिटल सम मान लीजिए ये वाला आंसर मानते हैं डी, तो 6 बनना चाहिए, तो 6 चिंग 36, लेकिन ऊपर डिजिटल सम क्या हो जाएगा फिर 9 9 हो जाएगा ना। इसलिए आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, क्या रहेगा बी ऑप्शन। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है प्यारे भाई, डिजिटल सम के बावजूद भी, क्योंकि यहां पे ऊपर और नीचे 3 3 बन गया, ऐसे नहीं काट सकते आप, ठीक है ना बच्चों। डिजिटल सम 1 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, ऑप्शन के हिसाब से 4 ही फिट हो रहा है, डी नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा सवाल, अच्छा लॉजिक। आइए सवाल नंबर 29, x + 1/16x बराबर 3, 16x³ + 1/256x³ का मान बताओ क्या है। सवाल देखते ही पता लग गया, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, सीधा क्या कर देंगे क्यूब, तो क्यूब करो, ये x³ + 1/16x का होल क्यूब। बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा यहां पे, अगर x + 1/x k है तो x³ + 1/x³ क्या आएगा k³ - 3k, यानी कि 3 का क्यूब माइनस k³ - 3k।
3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3, लेकिन ध्यान रखना कि यहां 1 बटे क्या आ रहा है, 16, तो यहां 1/16 से भी गुणा करनी पड़ेगी। ये होगा कि नहीं होगा सचिन? ये आ गया प्यारे बच्चों, लेकिन सवाल तो ये पूछा नहीं है। सवाल में एक्चुअली है क्या, 16x3, और ये क्या है, तो 16x3 कैसे आएगा, जब आप इस पूरे को 16 से गुणा कर दोगे। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 16 से गुणा कर देंगे तभी तो 16x3 बनेगा। बस 16 की x3 में गुणा करेंगे 16x3, यहां तो x3 है ही, ये 16 से 16 का क्यूब है, 16 का, तो एक 16 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 16 का स्क्वायर 200। सही है बिल्कुल बात। तो भाई यहां गुणा करते हैं, बराबर राइट साइड में आंसर क्या आएगा, 16 गुणा 3 का क्यूब 27, माइनस, अब यहां गुणा करेंगे 3 गुणा 3 9/16 कट जाएगा, तो 16 गुणा 27 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9 कॉमन ही लेते हैं प्यारे बच्चे, कितना आ गया यहां पे, 16 तिया -1, तो 9 सत्ते ये 423 आ गया आंसर, 3 आएगा ना एंड में। ठीक बच्चों, अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 30, आखिरी सवाल है टेस्ट का, और मैं बताऊं कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है उसका सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल रेलवे का यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आशीष के पास 1404 रुपए हैं, इस 1404 रुपए को आशीष अपने 2 बेटे अरुण और महेश के बीच बांट देता है। ठीक है, और उनसे कहता है कि वह अपने अपने हिस्सों को 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करें, जिसकी कैलकुलेशन एनुअली कंपाउंड की जाती है। आशीष है पापा हैं बच्चों, तो उनके पास 1404 रुपए, आशीष के 2 बेटे हैं अरुण और महेश, दोनों को बुलाया, इधर आओ भाई। 1404 रुपए में से थोड़ा पैसा अरुण को दिया, थोड़ा महेश को दिया, बोल दिया खर्च मत कर देना मार्केट में जाके, इस पैसे को बैंक में जमा कर दो, जहां बैंक में आपको सालाना क्या मिलेगा, 8% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, यह देखा गया कि 17 साल के बाद अरुण के निवेश की राशि उतनी हो जाती है जितनी 18 साल के बाद महेश की हो जाती है। सवाल, यही सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि 17 साल बाद अरुण का अमाउंट और 18 साल के बाद महेश का इन्वेस्टेड अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट अरुण's इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू द सेम वैल्यू आफ्टर 17 ईयर एज महेश इन्वेस्टमेंट डज आफ्टर 18 ईयर। तो कभी भी ये वाली लाइन आए ना, सेम अमाउंट, क्या है, सेम अमाउंट, अरुण का 17 साल बाद और महेश का 18 साल बाद अमाउंट सेम हो जाता है, तो पूछा महेश को कितनी राशि दी थी। ऐसे सवालों को करने की स्पेशल ट्रिक है एक स्टेप में। ब्याज की दर कितने सचिन, 8%, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4% 1/25, 8% 2/25 का मतलब आपका पैसा एक साल में 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाएगा। ये क्या है, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब आप देखो अरुण का 17 साल बाद, महेश का 18 साल बाद अमाउंट बराबर हो रहा है। 17 और 18 साल में गैप कितने का है, 17-18 साल में 1 साल का गैप है, तो इसकी पावर क्या करनी है आपको, अगर मान लीजिए 2 साल का गैप होता तो पावर 2 करते, 3 साल का गैप होता बच्चों पावर 3 करते, जितने साल का गैप होगा उतना ही आपको पावर करना है। यह आ गया प्यारे बच्चों रेशियो, अरुण और महेश के बीच इसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, अरुण और महेश के बीच। अरुण का 17 साल बाद अमाउंट बराबर हो रहा है महेश का 18 साल बाद। अरुण का टाइम कम है, महेश का अगर टाइम ज्यादा है तो महेश को ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। हमें तो अमाउंट बराबर करना है, तो महेश का शेयर क्या रखोगे, कम, और अरुण, इसका क्या नाम है इसका भाई, अरुण का ज्यादा है। समझ में आया ना बच्चों, अरुण महेश के बीच पैसा इस रेशियो बांटा जाएगा। महेश को कितनी राशि मिलेगी, 25 यूनिट, है ना, टोटल कितने में से 25 + 27 52, ये महेश का शेयर आ जाएगा, कितने रुपए का, 1404 रुपए का। यह है महेश का शेयर, बताइए कितना आ गया जी, ये है 52 दूनी 104, 104 के बाद बचेगा 36, 364 यानी कि कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 7 बार, है ना, तो 25 गुणा 27 कितना आ गया, 600, खत्म। ठीक है ना, अच्छा सवाल है, यही टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी है।
इसी के साथ ये टेस्ट खत्म होता है प्यारे भाई। हमने आपको बता ही दिया है कि रेलवे फाउंडेशन बैच की क्लास शुरू हो चुकी हैं। अभी से तैयारी करो अगर आपका टारगेट 2026 या 2027 के रेलवे का एग्जाम है। ठीक है बच्चों, यूट्यूब पे कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, वो हमने करा रखी है, लेकिन फाउंडेशन यहीं से स्ट्रांग होगा। ठीक है बच्चे, एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, इस सवाल को जरा करना, तोते उड़ जाएंगे आपके इस सवाल को करने में। ठीक है भाई, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आया हुआ है। इसी के साथ एक क्लास खत्म। जिन बच्चों ने पहला एग्जाम पेपर नहीं सॉल्व करा है वो भी करें। ठीक बच्चों, एग्जाम से पहले मैं आपको 5 तो करा ही दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अगर आपको सवाल, सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।